नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून का समाधान कब निकलेगा, 104 दिनों से सवाल बरकरार है और कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे किसान अब गर्मी की तैयारियों में लगे हैं। आंदोलन वाली जगह पर शेड डालने का काम जारी है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान सड़क पर डटे हैं तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हंगामा जारी है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई के तीसरे दिन भी सदन में किसान आंदोलन का मुद्दा उठा है। कांग्रेस ने कृषि कानून को लेकर के सरकार को घेरा तो सरकार के सहयोगी दल जेजेपी के विधायकों ने भी किसानों की मांग को उठाया। इसमें विधायक जोगीराम सिहाग ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की तो रामकुमार गौतम ने कानूनों को 3 साल और 2 महीने के लिए होल्ड कर देना चाहिए, यह भी कहा। चुनाव के वक्त जनता से वोट के दौरान यह फैसला होगा। हंगामे के बाद बड़ी खबर यह भी आई कि बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, लिहाजा तीनों दलों ने व्हिप जारी किया। किसानों ने भी मंत्रियों और विधायकों के आवास का घेराव करके ज्ञापन सौंपा और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट की अपील की है। अब प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, इसलिए कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को पार कर पाना मुश्किल नहीं होगा। तो बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी और किसानों को लग रहा है कि अगर उनके मुताबिक चीजें हुई तो केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा और इसको लेकर के किसान सड़क पर उतर आए और जगह जगह पर किसानों ने विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है। इसमें फतेहाबाद में किसानों ने बीजेपी विधायक दोडाराम के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही परिजनों को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि अगर विधायक सरकार के पक्ष में वोट करेंगे तो फतेहाबाद की जनता उनको सबक सिखाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान विधायकों के घर पर पहुंचे। किसानों ने यह भी साफ कर दिया कि अगर दोडाराम उनके समर्थन में वोटिंग नहीं करते हैं तो गांव में उनकी एंट्री भी बैन होगी। वहीं टोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के घर भी पहुंचे। यहां भी नारेबाजी हुई, विधायक के भाई को ज्ञापन सौंपा गया। तो दूसरी तरफ नांदौद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आईं, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर पहुंच गए। कई खापें भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहीं और सभी ने झोली फैलाकर विधायक से अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट की मांग की। यमुनानगर में भी किसानों ने बीजेपी और जेजेपी विधायकों से अपने पक्ष में वोट की अपील की तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन भी किया। अब कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से विधायक हैं, उनके घर के बाहर किसान बड़ी संख्या में नजर आए। तो कैथल में भी कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक लीलाराम के घर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। दोनों के परिजनों को किसानों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। तो उधर कुरुक्षेत्र में भी थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया ताकि कोई अनहोनी वाली घटना ना हो। विधायक के निवास से थोड़ी दूर पहले ही किसान एकजुट हुए, प्रदर्शन की रणनीति बना रहे थे। इसके अलावा सिरसा में भी प्रदर्शन की तैयारी थी। विधायकों और मंत्रियों के आवास की तरफ किसान जाने को तैयार थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोक दिया। करनाल में नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल के आवास पर भी किसानों ने घेराव किया। तो ये 8 जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर विधायकों के आवास के बाहर घेराव किया गया है। तो वहीं सदन के अंदर भी किसान आंदोलन का मुद्दा उठा और कांग्रेस ने कहा कि नए कानून किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई, लेकिन आय दुगनी की तो बात छोड़िए, आज जो देख रहे हो आप, जो धरती पुत्र जो है 100 दिन से ऊपर जो है वो पूरा धरने के ऊपर पड़ा हुआ है। उसको जो है हमारे जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनको चीनी बोलते हैं, कभी कभी उनको पाकिस्तानी बोलते हैं और जब उनकी मौत होती है तो मौत के ऊपर जो है मखौल उड़ाया जाता है। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है अध्यक्ष जी। सच्ची बात ये है कि आज सरकार अपने आप को ये कह रही है ये कि हमने बहुत काम करा लॉकडाउन के दरमियान, लेकिन सच्चाई ये है हम सब ने देखा किस तरह से बर्बरतापूर्ण जो है किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करा गया, किस तरह से खाइयां खोदी गई, कीलें बिछाई गई। सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि तीनों काले कानून रद्द करने के लिए जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, इनकी सद्बुद्ध जो है सुदबुद्ध बिल्कुल सरकार जो है बिल्कुल ही नहीं ले। तो कांग्रेस के अलावा जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने भी कृषि कानून पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं।
मेरे दिमाग में एक बात आई है बैठे बैठे। पहले मैं सोचता था कि मोदी जी को 3 कानून वापस ले लेने चाहिए और किसानों से फ़ौरन बात कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं सारी बात समझने के बाद इस निचोड़ पे पहुंचा हूं। अब 3 किसान मोदी जी की, क्योंकि राजहट बड़ी खतरनाक है, राजहट, बालहट, त्रियाहट, मोदी जी ने हट कर ली, वो नहीं मानेंगे इस वक्त। ये भी कहते हैं भाई किसान के लिए सबसे बढ़िया कानून है ये, उधर किसान कहते हैं काले कानून है। इसका हल एक ही मेरे दिमाग में आया कि हम सब यूनानिमसली, सारी पार्टियां, सारे एमएलए एक रेजुलेशन पास कर दें, मोदी जी से प्रार्थना करें भाई इस कानून को आप 3 साल 2 महीने होल्ड पर रख लो और उसके बाद रेफरेंडम हो जाएगा। आप अपनी बात बताना जब तक किसानों को कि भाई ये अच्छा ही है इसमें। 3 साल 2 महीने के बाद चुनाव होगा, किसान रिजेक्ट कर देंगे तो नई सरकार आ जाएगी। किसान अगर समझ जाएंगे तुम्हारे हक की चीज है, दोबारा मोदी जी की सरकार। तो किसानों के मुद्दे पर सीएम और डिप्टी सीएम ने सदन के अंदर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जहां तक जानकारी है समाचार पत्रों के माध्यम से कि कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है उसका विषय भी ये रखा गया है कि जैसे हम किसान विरोधी हैं। मुझे विधानसभा का भी मिला नहीं है, चलो मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन ये मुझे पता है क्योंकि बीएससी के कमेटी में समय तय हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है। जो भी होगा, मानो सर्कुलेट हो गया तब भी मानो यही विषय होगा और तो कोई है नहीं, तो इसलिए उस विषय पर मैं कल अच्छी प्रकार से बोलूंगा और सारे विषय तर्क सम्मत तरीके से मैं सामने रखूंगा। चाहे वो 3 केंद्र के कानून हैं, चाहे अपना प्राइवेट मेंबर बिल हम लाए हैं, चाहे एमएसपी का एक्ट लाने की बात कही गई है, जो भी विषय रखे गए हैं उसकी कल मैं अपने उत्तर में उस सारे विषय को आपके सामने रखूंगा। वैसे बहुत विषय आ गए हैं, ना चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में किसी ने शुरू किया, किसी ने जवाब दिया, वो सब आपके सामने रखा जाएगा। बारी बारी बात किसान की करी जाती है। आज इस सदन का एक एक सदस्य किसान के प्रति गंभीर, और किसान को आर्थिक मजबूती देना ये हमारी सरकार का प्रयास है। मैं एक चीज आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि मूंग की परचेज पिछली 2 साल के अंदर हुई, इससे पहले कभी भी हमारे प्रदेश में मूंग नहीं खरीदी गई। मक्का 1850 के एमएसपी पर 4,85 मेट्रिक टन हमारे प्रदेश में खरीदा गया। बाजरा इतिहास के अंदर पहली बार है कि 7.25 लाख मेट्रिक टन 2150 रुपए की एमएसपी पर किसान का एक एक दाना हमने खरीदने का काम किया। आज पहली बार होगा कि हमारे प्रदेश के इतिहास में हम जो को भी प्रदेश के अंदर एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि मंडियां इसी तरीके से बनी रहें और मजबूत भी हो। तो किसानों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक क्या हुआ ये आपने सुना। इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और अन्य विधायकों के द्वारा भी आज क्या कुछ कहा गया ये भी आपने सुना। और आज की फिर बड़ी बहस के अहम सवाल, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि सड़क से सदन तक जो विरोध है, आखिर ये गतिरोध है, वो टूटेगा कब? ये सवाल लगातार 104 दिनों से बरकरार है। दूसरा सवाल यह है कि विधायकों का विश्वास क्या सरकार जीत लेगी, क्योंकि कल इसको लेकर के चर्चा होनी है। तीसरा सवाल यह है कि किसानों की अपील का सदन में क्या असर दिखाई देगा, क्योंकि किसानों ने ये अपील की है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसके पक्ष में ही विधायक वोट करें। और अब आज इसी तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव शर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करता हूं, क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा होनी है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से आज विरोध भी किया गया और तमाम जगहों पर हम लोगों ने देखा कि विधायकों के घरों के बाहर ये किसान पहुंचे जिन्होंने ये कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करें। प्रवीण जी, आपका पहला रिएक्शन। देखिए आयुष, पहले तो ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात की, मुझे तो अभी तक ये समझना जरूरी है कि ये अविश्वास प्रस्ताव G23 लेके आया है या कांग्रेस लेके आई है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है वो G23 के नेताओं को धोखेबाज बताते हैं, मौकाप्रस्त बताते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा
जो नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, जो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेके आ रहे हैं, वो स्वयं G23 में है। तो मुझे अभी ये क्लियर करना है कि ये G23 का अविश्वास प्रस्ताव है या कांग्रेस का है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि ये G23 का अविश्वास प्रस्ताव है। अब विषय ये आ जाता है कि जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, वो स्वयं ये बात मीडिया में कह रहे हैं कि सरकार गिराने की बात नहीं है, हम तो ये देखना चाहते हैं कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। मतलब G23 को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि सरकार आपके इस अविश्वास प्रस्ताव से तो गिरने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने तर्क बदल लिए, अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। अब वो ये कहते हैं कि साहब देखेंगे कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। तो ये स्थिति तो इस अविश्वास प्रस्ताव की है। लेकिन आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, आज सदन के अंदर राज्यपाल अभिभाषण पे जब चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन आयुष, जो किरण चौधरी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, विधायक हैं, आज वो किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन नहीं है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये किसानों के नाम पे राजनीतिक आंदोलन है। आज वो जब इसका जिक्र कर रही थी, उन्होंने एक बार भी विधानसभा में इन कृषि कानूनों की चर्चा नहीं की। एक बार भी ये विधानसभा में नहीं बताया कि साहब ये किस तरह से काले कानून है या इनमें क्या कमी है। वो दाएं बाएं की बातें खूब करती रही। उन्होंने आंदोलन का भी जिक्र किया, बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन वो उस मुद्दे पे बात नहीं की जिस मुद्दे को लेके ये आंदोलन है। तो इससे पता लगता है कि इन कांग्रेसियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भोले भाले किसान भाइयों को बहकाया, उनको भ्रम में डाला, कानून की गलत व्याख्या की अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए। लेकिन स्थिति इनकी ये हो चुकी है कि प्रदेश का किसान कांग्रेस को बहुत बेहतर समझता है। आयुष देखिए, जिन लोगों ने 10 साल प्रदेश में सरकार को प्रॉपर्टी डीलर की सरकार बना के चलाया, मतलब इस तरह की स्थिति थी हरियाणा प्रदेश में कि हुड्डा साहब को किसी किसान के अगर 5 एकड़ 10 एकड़ पसंद आ गए तो वहां पे सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 का नोटिस कब आ जाए ये किसान को ही पता नहीं लगता था। बाद में उसकी जमीन जो एक्वायर कर ली, किसान डर गया, किसान ने जमीन किसी बिल्डर को दे दी और हुड्डा साहब ने वो जमीन बिल्डर को रिलीज कर दी। और ये पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है और विधानसभा के अंदर बाकायदा आंकड़ा आया है, 17,000 एकड़ ऐसी जमीन है जो बिल्डरों को रिलीज की गई है। तो जो लोग किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनको सत्ता में आने का मौका मिला, किसान के लिए किया कुछ नहीं है। अब हुड्डा साहब का एक और उदाहरण आपको बहुत बड़ा देता हूं। हुड्डा साहब अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता इस आंदोलन के जरिए प्रोजेक्ट करने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या किसान हरियाणा का भूल जाएगा कि ये वही हुड्डा साहब है साहब जो आपको लगातार झूठ बोलते रहे कि मैं आपकी फसलों का मुआवजा 10,000 रुपए प्रति एकड़ कर दूंगा। गुहाना रैली में खूब झूठ बोला, लेकिन 6,000 से ज्यादा कभी नहीं दिया। ये वही हुड्डा साहब है जिसने किसान की कभी सरसों नहीं खरीदी, कभी बाजरा नहीं खरीदा, कभी सूरजमुखी MSP पे नहीं खरीदी। तो क्या किसान इन बातों को भूल जाएंगे कि हुड्डा साहब की सरकार के दौरान अगर किसान की फसल खराब हो जाती थी तो उसको 2 रुपए का चेक मिलता था, उसको 5 रुपए का चेक मिलता था। तो हरियाणा प्रदेश का किसान बहुत बेहतर। प्रवीण जी, मुझे लगता है कि किसान को ये बात ध्यान होंगी और किसान ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि अगर ध्यान है तो फिर आज ये विरोध के लिए और इसके अलावा जो विधायकों का विरोध कर रहे थे कि जाकर के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कर दी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संजीव जी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। प्रवीण जी, संजीव जी, कल अविश्वास प्रस्ताव है, प्रवीण जी जो बातें कह रहे हैं मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। आयुष जी, मैं आपके माध्यम से प्रवीण भाई को भी और अपने प्रदेश की जनता को भी ये बात क्लियर कर दूं कि बार ये 6 साल की अपनी उपलब्धियां गिनवाने की बजाय कभी तो G23, कभी ये हमारी पार्टी के इंटरनल मामलों को उछाल के बार ये कहा जाता है सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि किसानों को भगा लिया। ये सत्ता में बैठे हैं, इनके पास सब कुछ है, ये मना ले उनको। ये भगाने की बात कहां से बात आती है कि भगा लिया? क्या वो बच्चे हैं, क्या वो जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं सड़कों पे, उनको सिर्फ भगा के आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं हम लोग? अगर इनको लगता है कि हम भगा रहे हैं तो ये इसका मतलब काबिल नहीं है, ये उनको मना ले, पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन ये G23 या ये कोई मसला नहीं है। अगर कांग्रेस ने किसानों की बात को रखने के लिए और विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर ये साबित करने के लिए कि कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ है, साथ है और कौन है, ये सारी बात क्लियर करने के लिए एक बात है कि जो अन्नदाता का सम्मान नहीं करता उसको सत्ता में
में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बार बार कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मात्र ये तो गिरना ही है, ये तो कोई इसमें वो बात नहीं, इस तरह की बातें बोली जाती है। लेकिन जो अन्नदाता हमारे को अन्न देता है उसको भी ये मालूम होना चाहिए कि जिसको उसने वोट दी है क्या वो उसके लिए खड़ा है। लेकिन संजीव जी एक चीज स्पष्ट करिए, क्योंकि प्रवीण जी ने जो बात कही मैं चाह रहा हूं उसका जवाब आ जाए यहां से। संजीव जी मुझे बताइए, ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए कि सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, सरकार बहुमत में नहीं है, ये चेक हो जाए, या इसलिए कि वो विधायक जो बाहर तो कुछ कहते हैं अंदर वोटिंग कहीं और करते हैं? मंशा क्या है इसके पीछे? असली चेहरा सामने लाना या फिर सरकार गिर जाए क्योंकि सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मंशा है? आयुष जी देखिए, जो सत्तारूढ़ दल है वो लोगों ने चुना है और उनके हाथ में सत्ता दी है। वो आज अन्नदाता उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी बात नहीं मानी जा रही और उनके ना चाहते हुए भी उन पे कानून के रूप में कोई चीज थोपी जाती है। तो हमारा मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी मांगों को हाउस के अंदर रखें और ये भी साथ साथ उनको क्लियर हो, चाहे वो हमारे एक्शन से हो, कि जिनको आपने सत्ता दी है वो आपके लिए कितना, ये बार बार कहते हैं कि हुड्डा साहब ने क्या कर दिया, हुड्डा साहब ने ये कर दिया। मैं सत्तारूढ़ दल के अपने काबिल भाई प्रवक्ता परवीन अत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उनकी 6 साल पुरानी बातें कहने की बजाय आप बता दें आपने क्या कर दिया। आप वो चीज थोप रहे हैं जो चीज मांगी नहीं जा रही। आप शहादत को देख रहे हैं, आप 300 आदमियों की शहादत होगी फिर भी आप सत्ता में बैठ के चलिए ठीक है। 3 मेहमान और जुड़ गए, उनका परिचय करा देता हूं मैं। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता इनेलो के। अमनदीप जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। इसके अलावा अमित नेहरा जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी आपका भी स्वागत। और भरत सिंह बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। भरत सिंह बेनीवाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अमनदीप जी आपके पास मैं आ जाता हूं, क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव है, इसको लेकर के चर्चा होनी है और आज किसानों ने वो तमाम विधायकों के घरों के बाहर जाकर के विरोध जताया है और ये कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आप लोग समर्थन करें। चलिए अमनदीप जी मैं आपको रोक रहा हूं, सीधे रुख करेंगे विधानसभा का। इस बीच मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, कार्रवाई के बाद सुनते हैं। ये महिला जगत पर के साथ अन्याय है, मानवता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है और मैं तो कल वास्तव में ही मुझे वो दृश्य देख के बहुत कष्ट हुआ। कल नहीं करना चाहिए था, महिला दिवस नहीं होता तो शायद इतनी बात नहीं आती। एक तरफ तो विधानसभा में पूरा दिन महिलाओं को समर्पित कर रहे हैं कि पूरा दिन महिलाएं वही सदन को चलाएंगी और एक तरफ उससे पहले उनका दृश्य ये दिखाई देता है, पीड़ादायक है। सीएम साहब कल अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस, कितने आश्वस्त हैं फिलहाल आप अपनी पार्टी और सहयोगी दल को लेकर? क्योंकि अभी अभी जेजेपी के कुछ विधायकों ने किसान आंदोलन की बात करी, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी हो गई है व्हिप के चलते वोट देना सरकार के पक्ष में और हमें अलग हो जाना चाहिए। सब कितनी देखिए, किसान के हम साथ हैं, किसान की समस्याओं से हमारी पूरी जानकारी है, उन समस्याओं को हम लगातार हल भी करते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके सो कॉल्ड किसान नेता अगर इसको जिद का अपना विषय बनाएं और इसको राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करें, वो तो कम से कम नहीं होने देंगे। सर देवेंद्र फडणवीस ने तो ये तक कहा है कि जेजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए, अगर जेजेपी समर्थन वापस नहीं लेती तो 15 दिनों में जनता से परामर्श करके कोई बड़ा फैसला होगा देवेंद्र फडणवीस। देखिए कौन क्या फैसला लेगा ये तो जिन लोगों से बात करनी होगी हम भी करेंगे, जिन्हें करनी होगी करेंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम जनता हम किसान के हित में हैं और किसान के लिए जो हमने पिछले 6 सालों में किया है आसपास की किसी सरकार ने नहीं किया। किसान का चाहे मुआवजा हो, किसान की चाहे प्रोक्योरमेंट की बात हो, किसान को चाहे नहरी पानी जितना हमारे पास सीमित है उसकी व्यवस्थाएं करके देने की बात हो, किसानों के हित में हमने सब काम किए हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो हमारी आसपास की पड़ोस की सरकार, कांग्रेस की सरकार इधर पंजाब में भी है, इधर राजस्थान में भी है, आप मिला करके देख लीजिए। हरियाणा की सारी योजनाएं इस समय पंजाब के लोग भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि उनकी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ने विषय उठाया कि अगर हरियाणा ये काम कर सकता तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता। कि उनके अपने सत्ता पक्ष के जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने ये विषय रखा है।
तो चलिए, मुख्यमंत्री की बात को आप सुन रहे थे, क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा था। चलिए अब चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमनदीप केसरी जी, मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, मुख्यमंत्री की भी बात आपने सुन ली होगी, मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें। जी आयुष, सबसे पहले तो मैं अविश्वास प्रस्ताव पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो जरूर कांग्रेस लेकर के आई है, लेकिन आपने कहीं देखा कि उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा दबाव है और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका लगाव बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज भी सामने आ रही है जो आज संयुक्त किसान मोर्चा को करना पड़ा कि जो लॉबिंग, जो फ्लोर मैनेजमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनी चाहिए थी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, अब वो किसान नेता कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पिक्चर में गायब है। यानी कि कहीं ना कहीं ये मंशा भी है, ये कहीं सरकार के साथ कोई खेल तो नहीं है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाए तो किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कहीं साजिश तो नहीं है। और जिस तरह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतिहास रहा है, वो कृषि इन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और उनकी रिकमेंडेशंस के बाद ये कानून अब जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, उसके बाद ईडी का जो शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है। फिर वो जम्मू के अंदर जो है तथकथित जिस नेता के सम्मान में वो गए, उन नेताओं की जो नजदीकियां मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती जा रही है और जो जेल का दरवाजा बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेंद्र हुड्डा को दिखा रही है, इन सबका लब्बो लबाब जो निकल कर सामने आता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत है कि ये दोनों की चाल है और किसान आंदोलन को एक तरह से कमजोर करने की स्थिति है कि अगर कल अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाए तो एक बहुत बड़ा झटका किसानों को लगेगा कि देखिए, सरकार कहीं नहीं गिरने वाली, हरियाणा की सरकार नहीं गिरी, हरियाणा का किसान भारत सरकार के साथ है, वरना विधायक तो खिलाफ वोटिंग कर देते। इसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं। देखिए, आप जो आज संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है सभी विधायकों को, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करनी चाहिए पहले मैनेजमेंट, उनसे बात पहले उनको करनी चाहिए, उनको साथ लेके आना चाहिए। उनकी तो दूर की बात है, खुद पूरे कांग्रेसी विधायक नहीं साइन कर पा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पे। तो भाई, आप चाहते क्या हैं, आप कर क्या रहे हैं? आपकी ना तो आप चर्चा करते हैं सदन के अंदर, ना नहीं, अमनदीप जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और मैं चाह रहा हूं कि इस पर थोड़ा सा मैं और चर्चा करूं, क्योंकि किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका ही रुख कर लेता हूं, मैं उनसे समझता हूं। भरत सिंह बेनीवाल जी, कल जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, इसको लेकर के अमनदीप केसरी जी ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे नुकसान हो जाए किसान आंदोलन को, क्योंकि जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं और कैसे देख रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को? अतुल जी, आपको और आपके इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जो कल अविश्वास प्रस्ताव काले कृषि कानूनों को लेकर के विपक्ष सदन के अंदर रख रहा है, उसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसान पूरे प्रदेश के अंदर हर विधायकों को, मंत्रियों को, उन्होंने अपील करी है सभी विधायकों से कि जिस जनता से, जिन किसानों से आप चुन के जिन्होंने आपको भेजा है और 105 दिन के करीब आज हो चुके हैं, किसानों की कोई आवाज सरकार नहीं सुन रही, सरकार के ऊपर कोई, सरकार के कानों पे कोई जू आज नहीं रेंग रही। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है और 12 दौर की बातचीत में सरकार की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि किसानों की आवाज, जो किसानों का दर्द है, उसको मरहम लगाया जाए। इसलिए आज जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके ऊपर किसान संयुक्त मोर्चा ने तमाम मंत्रियों से, विधायकों को ये अपील की है कि आप इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपना वोट दें और कानूनों के खिलाफ आप अपनी राय जाहिर करें, ताकि आप सच्चे किसान हितैषी का अपना प्रमाण साबित कर सकें। क्योंकि यदि आप कल अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करोगे तो प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनता
आपके पुतले फूकने के ऊपर मजबूर होगी, आपका समाज के अंदर बहिष्कार होगा और जनता के अंदर जो भी आपके कार्यक्रम होंगे उन तमाम का तमाम विरोध करेगी। और ये पता चल जाएगा कि हरियाणा की विधानसभा के अंदर कितने विधायक किसान हितैषी हैं, जन हितैषी हैं, गरीब हितैषी हैं, मजदूर हितैषी हैं। और कल को ये फैसला हो जाएगा कि किसने किसानों के साथ कृतघ्नता की है, किसानों के साथ विश्वासघात किया, तो ये कल फैसला हो जाएगा। इसलिए हमारी ये अपील है तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से कि सभी भरत सिंह बेनीवाल जी, आपकी अपील का आपको लग रहा है कि असर होगा? समर्थन में भरत सिंह बेनीवाल जी, आपकी अपील का असर होगा आपको लग रहा है? क्योंकि अगर होना होता तो मुझे लगता है इतने दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये वही विधायक हैं, इन बातों को उठा सकते थे, लेकिन अपील का असर होगा क्या? जी जी चलिए अतुल जी, हमने सभी विधायकों की मंशा का पता है, ये सफल होगा। चलिए अमित नेहरा जी, देखिए सबकी बातों को आपने सुन लिया, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है और उस पर मैं पहले भी आपसे ये चर्चा कर चुका हूं। कल का जो दिन है उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि अमनदीप जी कह रहे हैं वो दूसरे वे में उसको, कि देखिए ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन को कहीं ये नुकसान पहुंचा जाए, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव गिरता है तो ये मैसेज जाएगा कि देखिए भाई सरकार तो पूरी तरह से सुरक्षित है, साथ है उनके साथ विधायकों का साथ है तो जनता का साथ है। क्या ये मैसेज जाएगा या कल का दिन कुछ दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते हैं? नेहरा जी देखिए आयुष, कई बातें हैं इसमें, सिर्फ एक ही जवाब नहीं है इसका, हर बात का अलग जवाब है। सबसे बड़ी बात यह है जो मुख्यमंत्री ने आज कही है विधानसभा में, वो गंभीर बात भी है और ये भी देखने लायक है कि विधानसभा में आपसी समन्वय कितना है। संवादहीनता की स्थिति है एक तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं विधानसभा में कि मुझे समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि ये अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जा रहा है, यानी उनको सूचना ही नहीं दी गई। तो प्रदेश के मुखिया के पास यही सूचना नहीं दी है विधानसभा ने, तो बड़ी गंभीर बात है, इस पे विचार करना चाहिए और पूरे प्रदेश को विचार करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी है हमारी विधानसभा में। पहली बात। दूसरी बात ये है, भाई ये कह रहे हैं कि किसानों के मोरल पे असर पड़ेगा। भाई एक तरह से लगता है कि पड़ेगा असर, लेकिन बात ये है किसानों के मोरल पे मुझे नहीं लगता कि असर पड़ेगा, क्योंकि जो कानून बना है, कृषि कानून, ये जो तीनों बने हैं, ये बने तो संसद में है, लेकिन जो लड़ाई लड़ी गई वो सड़कों पे लड़ी गई है, विधानसभाओं में या संसद में लड़ाई नहीं लड़ी गई। विपक्ष से जो अपेक्षा थी किसानों को कि संसद में विरोध होगा, सांसद इस्तीफे देंगे, विधायक इस्तीफे देंगे, तो प्रॉपर वो हो नहीं पाया, वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, अपना विरोध दर्ज नहीं करवाए। आखिरकार हथियार किसान को ही उठाना पड़ा और उसका नतीजा ये है 12 दौर की बात भी की सरकार ने और काफी चीजों पे सहमति भी जताई किसानों के साथ। हाँ, ये इनमें हम अमेंडमेंट कर देंगे, इनको सुधार देंगे, कुछ में खामियां हैं और एमएसपी पे भी लिखित में गारंटी देंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 1.5 साल तक इसको होल्ड पे भी रख देंगे। तो ये सारी जो चीजें हुई थी, इस नतीजे तक पहुंची थी, तो किसी राज्य की विधानसभा के कारण नहीं पहुंचे थे किसान, या संसद के जो विपक्षी सांसद हैं उनके बदौलत नहीं पहुंचे थे। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी वहां तक। पर ये अलग बात है कि वो मोड़ दूसरा आ गया उसमें, नहीं तो अगर वो 26 जनवरी वाला ट्विस्ट ना आया होता तो अब तक काफी चीजें क्लियर हो चुकी होती है। आपका जो पहला सवाल है इस बहस का, ये उसका भी जवाब है कि कब तक। तो कब तक का तो मतलब ये है कि सरकार जब चाहेगी समाधान तभी हो जाएगा। अगर सरकार की नीयत ठीक होगी, किसानों के प्रति होगी, अगर विश्वास होगा दोनों पक्षों को एक दूसरे पे, तो समाधान निकल सकता है। आपका दूसरा सवाल ये था कि इसका असर क्या होगा प्रदेश की राजनीति में, या फिर कल जो फ्लोर टेस्ट होगा, तो उसका ये सीधा सा जवाब ये है, संख्या बल जो है वो सरकार की तरफ है। भाई 88 टोटल सदस्य हैं, भाई अभय सिंह चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं और एक को सजा हो गई है कांग्रेसी विधायक को, तो 88 बचे हैं। इसमें 40 जो विधायक हैं वो अपने बीजेपी के हैं, 10 विधायक हैं वो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, तो 50 हो गए। बाकी बचे 7 निर्दलीय,
साथ में 5 ने आस्था जताई सरकार में और 2 का विरोध सामने आया है अभी तक, और वो हो सकता है दे भी समर्थन इस अविश्वास प्रस्ताव को। बलराज कुंडू हैं और अपने इधर दादरी से सोमवीर सांगवान हैं। अब एक हलोपा के बचे कांडा, गोपाल कांडा, तो उन्होंने ईमेल भेज दी है सरकार को कि हम पक्ष में देंगे वोट। तो इससे टोटल ये मुझे लगता है कि 56 के आसपास बैठ जाएंगे सरकार की तरफ विधायक, और 32 विरोध करेंगे। तो 56 और 32 में बड़ा फासला है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के चेहरे पे कोई शिकन है, कोई चिंता है। बड़े आराम से अविश्वास प्रस्ताव ये गिर जाएगा। तो अगले 6 महीने तक की गारंटी हो जाएगी सरकार की चलने की। तो ये तो इसका लबोलुआब हुआ। तो इसमें एक आखिरी ये सवाल आपका है कि किसानों का असर क्या है। देखिए ये चीजें क्या है कि त्वरित असर देखने को नहीं मिलता कि फटाफट असर देखने को मिल गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। ये लंबी प्रक्रिया है। जितने दिन तक ये धरना चलेगा तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ेगी। भाई इतने दिन तक आप इनको क्यों धरने पे बिठाए हो, इनका समाधान क्यों नहीं करते हो, भाई आर या पार हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के बोलो अब ये है आयुष जी। प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष, मैं कुछ बातों का जवाब देना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अमित जी से शुरू करता हूँ। अमित जी ने एक बात कही कि सरकार की नीयत किसानों के प्रति, हालांकि अमित जी ने अपनी बातों में ही स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने 12 दूर की वार्ता की, सरकार ने 1.5 साल के लिए कानूनों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा, सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें किसान प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। ये सब सरकार की तरफ से कोशिशें हुई। लेकिन अगर आप इस आंदोलन को देखेंगे आयुष, जिस तरह से विपक्षी दलों ने पहले पर्दे के पीछे से राजनीति की, 26 जनवरी के बाद विपक्षी दलों को पर्दे के सामने आना पड़ा और किसान भाई ये चीजें देख रहे थे और धीरे धीरे किसान भाइयों को समझ में आना शुरू हुआ कि विपक्षी राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। वो कब समझ में आया? देखिए, जब आंदोलन के लिए किसान नेताओं को यह कहना पड़ा कि अगर एक परिवार से एक व्यक्ति आंदोलन में नहीं आएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, अगर एक परिवार से एक व्यक्ति नहीं आया तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, अगर किसान ने 100 रुपए से कम दूध बेचा तो 11,000 रुपए जुर्माना लेंगे। तो जब इस तरह की धमकियां किसान नेताओं ने किसान भाइयों को देनी शुरू की, क्या उससे हमें पता नहीं लगता कि किसान भाइयों को समझ में आना शुरू हो गया राजनीतिक दलों की मंशा को और धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन से अपने आप को पीछे लौटाना शुरू कर दिया। तभी तो इस तरह की धमकियों की जरूरत पड़ी, वरना तो किसान खुद ब खुद आंदोलन में आ जाते, उनको धमकी देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो ये तो स्थिति है। अब देखिए कुछ चीज और क्या हो रही है। डेमोक्रेसी है, एक विधायक 2 लाख मत होते हैं एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग, जो विधायक चुनते हैं अपना। अब कोई 100-200 आदमी जाके उस विधायक को ये कहें कि साहब जो आपकी जिम्मेवारी एज ए विधायक इन 2 लाख मतदाताओं ने निश्चित की है, आप उस जिम्मेवारी को छोड़ दो, हम 100-200 लोगों की बात मानो, वरना हम आपका गांव में घुसना बंद कर देंगे। यार ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? क्या उस विधायक को आप बच्चा समझते हो? वो जानता नहीं है कि मुझे 2 लाख लोगों के मत दिया हुआ है, जिनमें से मान लीजिए जीतने के लिए उसको 50% ने दिया होगा तो तब भी 1 लाख के करीब मत बन जाते हैं और 200 लोग जाके उसको धमकाना शुरू कर दें। ये कहाँ के लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? अब बात करता हूं कांग्रेसी प्रवक्ता की। देखिए, कांग्रेसी प्रवक्ता ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, कांग्रेस की कमियां बताते हैं। देखिए साहब, मैंने जो हुड्डा साहब की कमियां बताई उसके पैरेलल अपनी उपलब्धियां बताता हूं। और मैं क्या बताता हूं, नवजोत सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नेता विधानसभा पंजाब में ये बात कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए कि किसानों की फसल को कैसे खरीदते हैं। ये तो नवजोत सिद्धू कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ये बात। और जहां तक उपलब्धि की बात है मित्र, मैं आपको बता दूं, आपने 7 साल इनफैक्ट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अपने पांव के तले दबा के रखा। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आई, आते ही रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया। मैं आपको मुआवजे के बारे में पहले बता चुका हूं कि आप 6,000 रुपए से ज्यादा दिया नहीं, झूठ बोलते रहे। लेकिन प्रवीण जी ये स्पष्ट कर दीजिए भाई, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या साथ दे रहे हैं क्या आपका? देखिए ऐसा है, ये विश्लेषण जो अमन भाई ने किया है और मैं समझता हूं कि अमन भाई के विश्लेषण भी अगर कांग्रेसी मित्र जवाब देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मैं 2 बातें और कहूंगा। नहीं, अगर आपका साथ दे रहे हैं तो मुझे लगता है प्रवीण जी आपका भी बनता है भाई, जवाब दीजिए, क्या आपका साथ दे रहे हैं? मिल गए आपके साथ? देखिए ऐसा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति बड़ी विकट है। कांग्रेस पार्टी उनको G23 का मेंबर मान के उनका विश्वास नहीं करती और प्रदेश का किसान उनको किसान विरोधी मानते हुए उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के रूप में देखता है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति तो बड़ी विकट है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा में बताया कि जहां पूरे दुनिया के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हुए महिला दिवस मनाया जा रहा था, वहां हुड्डा साहब अपनी राजनीति के लिए खुद ट्रैक्टर पे बैठे और महिला विधायकों से ट्रैक्टर खिंचवा रहे थे। तो ये तो हुड्डा साहब की स्थिति है। पूरे प्रदेश की जनता इन बातों को देख रही है। लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि कांग्रेसी मित्र के लिए मेरा जवाब है, जब आपकी सरकार थी साहब, आपने बाजरा किसान का नहीं खरीदा और ये सरकार 2150 में रिकॉर्ड तोड़ 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीद लेती है। आपकी सरकार थी, आपने सरसों नहीं खरीदा। और सबसे बड़ी बात मित्र, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार, बीजेपी गठबंधन सरकार 350 रुपए गन्ने का भाव दे रही है किसान को, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी। देखिए 35-50 के करीब तेल साउथ हरियाणा की ऐसी है जहां पे पानी नहीं पहुंचा 39 साल से। साहब ये सरकार बनती है, किसान की समस्या को समझती है और तेल। अब देखिए संजीव जी, आप कह रहे थे कि अपनी उपलब्धि नहीं बताते, हमारी कमियां गिनाते रहते हैं। उन्होंने उपलब्धियों के साथ सारी बातों को बता दिया। लेकिन संजीव जी, कल जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको लग रहा है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कुछ उम्मीद है कि हाँ ये अविश्वास प्रस्ताव और आप गिराएंगे सरकार? आयुष, मैं सबसे पहले अपने साथी प्रवक्ता को ये झूठ और भ्रम फैलाने के लिए रोकना चाहूंगा कि एक मिनट अब देखो, प्लीज सुन लो। झूठ बोला ये संजीव जी देखिए, साथी प्रवक्ता में अमनदीप जी भी शामिल हैं, उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मिल गए हैं जाकर के। चलिए प्रवीण जी सुन लेते हैं, जवाब सुनते हैं। आप संजीव जी की बात का जवाब संजीव जी से सुनते हैं। संजीव जी जवाब दें। मैं फ्रेंडली डिबेट करने आता हूँ, मैं लड़ने नहीं आता। अरे साहब कौन लड़ रहा है? आप परेशान क्यों हो रहे हो? ये 15 पेज की बुकलेट है। आपने 6 साल, ये कांग्रेस ने निकाली, आपने 6 साल में किस तरह से किसानों के साथ क्या क्या किया है और ये काले कानून क्या है। आप ये कहना चाहते हो कि राहुल गांधी ने जो बुकलेट निकाली है उसका विश्वास कर ले, लेकिन धरातल पे जो सच्चाई है उसका विश्वास ना करें, आप ये कहना चाहते हो? मतलब प्रदेश के किसान को ये कह रहे हो? चलिए प्रवीण जी, कुछ चीजें किसानों पे ही छोड़ देते हैं, प्रदेश की जनता पे छोड़ देते हैं। अब संजीव जी की बात को सुन लेते हैं, नहीं तो कहेंगे उनको समय नहीं मिला। प्रवीण जी आप धैर्यपूर्वक सुने। संजीव जी धैर्यपूर्वक आप सुने। आपको ये बिल्कुल डेट वाइज, आंकड़े वाइज, अगर आपको इससे कोई चैलेंज करना है या इसमें कोई ऐतराज है तो ये तो प्रिंटेड है, आप कर सकते हैं कि आपने किसानों को किस तरह से लूटने का काम करा है, किस तरह से आपने डबल आय कह किस तरह से डबल खर्चे बढ़ा दिए हैं। आप इसको पहले अध्ययन कर लें। परवीन भाई आप देखो, अब संजीव जी देखिए, प्रवीण जी तो वो किताब पढ़ने से रहे, प्रवीण जी तो वो किताब पढ़ने से रहे। बीजेपी कोई किताब लॉन्च करेगी तो आप तो नहीं पढ़ेंगे उसको कम से कम, लेकिन आप बता दीजिए मोटा मोटी। और ये बताइए कि भाई अमनदीप जी भी तो इसी बात को दोहरा रहे हैं ना। प्रवीण जी कह रहे होते तब भी समझ में आता, अमनदीप जी भी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होगा नहीं। फिर वजह क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव की? मेरी बात सुने आयुष जी, सत्ता संभालते ही इन्होंने किस तरह से बोनस की समाप्ति का फरमान सुनाया। 12 जून 2014 को जो बोनस मिलता था किसानों को। अरे किताब मत पढ़ो संजीव भाई, ये बताओ कि सत्ता संभालते ही स्वामी की रिपोर्ट को लागू किया। ये बताओ पहले तो जहां से शुरुआत करनी चाहिए आपको, वहां से शुरुआत कर नहीं रहे हो। देखिए संजीव जी, अब आप पूरे एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इतना समय नहीं मेरे पास। बस मुझे इतना बता दीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव के क्या मायने हैं और आश्वस्त हैं अपने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, या सिर्फ पर्दाफाश करना है कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में? ये खेती का खून, ये बुकलेट हम लोग किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। मुझे ये बताइए ना, अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या हैं और आश्वस्त हैं आप? खुद ही आश्वस्त हैं क्या संजीव जी? आयुष जी, अगर मुझे आप नॉन स्टॉप 2 मिनट जैसे परवीन भाई को दिए, अगर आप देंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो मेरा समय कम था, इसलिए मैंने इनको पढ़ने के लिए बोला। मैं इतनी चीजें इस पे नहीं बता पाता, इसलिए। दूसरी बात ये कि जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, जो लोग सत्ता में जिन लोगों के लिए बैठे हैं, जिन लोगों की वोट की वजह से बैठे हैं, उन लोगों के साथ किस तरह से विश्वासघात कर रहे हैं। ये जो कल अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि भाई किस तरह से किसानों को, अब बार बार कहते हैं किसानों को कांग्रेस ने भगा दिया।
मैं कहता हूं कि भाई आप उनकी बात, मैंने बार बार अपनी इस डिबेट में कहा है कि भाई हमारे को छोड़िए। चलिए, कुल मिलाकर के आप इसलिए ला रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, कल ही तो बेनकाब होंगे ना चेहरे जब आएगा इस तरीके का कोई प्रस्ताव। नहीं, बेनकाब आप अगर वोटिंग हुई तो आप कैसे बताएंगे कि कौन से विधायक ने वोट खिलाफ डाला है? आप केवल काउंटिंग, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि 56 और 32 का आंकड़ा हो सकता है, आप काउंटिंग बता सकते हैं, उसमें कम ज्यादा भी हो सकता है कि भाई चलो 50 और एक तरफ 38 हो गए, 37 हो गए। तो लेकिन जो मेरा सवाल था, हमारा क्या मानना है कि ये अविश्वास प्रस्ताव इस समय पर ला करके किसानों का साथ देना नहीं हुआ, उल्टा उनकी लड़ाई को कमजोर करना हुआ। और जो निरंतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रयास रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी प्रयास रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर सच में इन प्रस्ताव के खिलाफ होती तो वो मसौदा ना तैयार करती, और अगर अब भी वो खिलाफ होती तो कम से कम आपने संसद में देखा एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। जब कानून पास हो रहे थे वॉकआउट करके चले गए, सरकार को इजी रास्ता दे दिया इसको लागू करने का। तो अब भी उनकी मंशा यही है, वो गेम तो जनता के सामने दिखा रहे हैं विपक्षी भूमिका, लेकिन उनकी मंशा इन कानूनों को लागू करवाने की है। और वही मैं यहाँ पर कहना चाहता, देखिए अविश्वास प्रस्ताव पे इसलिए भी सवाल उठा रहा हूँ, जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि भाई 6 महीने तक फिर से दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और दूसरी बड़ी बात कि अगर कांग्रेस लेकर के आई तो भैया आप तैयारी करते ना, आप जाते निर्दलीय विधायकों के पास, आप जाते जजपा के पास, उनके साथ बातचीत करते, उनके नेताओं से बातचीत करते। आप लेकर तो आ गए हैं, लेकिन क्या मन से आप इसके लिए तैयार हैं? कहाँ आपकी तैयारी दिख रही है? कल जैसा किसान मोर्चा कह रहे हैं कि पेपर तो है विधायकों का, लेकिन विपक्षी दल ने क्या तैयारी की है इसके लिए? कांग्रेस ने क्या? चलिए अमनदीप जी, अब मेरे पास समय नहीं, आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये निश्चित है कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव और उस पर चर्चा होनी है, और देखना यह है कि कल सदन के अंदर जो स्थिति है वो क्या देखने को मिलती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।